फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने देखा था गौरव ने रिशिता को आवाज़ दी। गौरव की आवाज़ सुनकर ही रिशिता की धड़कनें बढ़ने लगी थी। उसने बिना कुछ कहे ही गौरव की ओर देखा। क्या तुम्हें कुछ नहीं पता उस दिन क्या हुआ था? गौरव ने रिशिता को गौर से देखते हुए सवाल किया। तू इसे सच नहीं बता सकती रिशिता? क्या पता ये अच्छा बनने का दिखावा कर रहा हो। अगर इसे जरा सा भी अंदाज़ा हो गया तुझे पहले देविका और माँ की योजना के बारे में पता था तो ये समझ जाएगा कि वो गिलास भी तूने जानबूझकर तोड़ा है। फिर तो अपनी बहन को चोट लगने का बदला पता नहीं कैसे लेगा। अब आगे। गौरव रिशिता का घर। गौरव ने कुछ सोचने के अंदाज में कहा, कोई बात नहीं, वैसे भी कल पापा के आने के बाद मैं उनसे बात कर लूँगा, फिर हम कहीं और चले जाएंगे तो ये दोनों भी शांत हो जाएंगी। अपनी किताब खोलती रिशिता के हाथ अचानक रुक गए। वो चेहरे पर आश्चर्य के भाव लिए गौरव को देखने लगी। आप इस घर से अपने माता पिता और बहन से अलग होने की बात कर रहे हैं? कहना मुश्किल था। रिशिता को गौरव की बात सुनकर आश्चर्य हुआ था या सदमा लगा था। हाँ, हम उनसे दूर रहेंगे तो शायद उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाए और फिर से ऐसा कुछ करने की ना सोचे। गौरव को जब ये पता चला सुदेश जी जिनके पैर में चोट लगी थी वो देविका की चीख सुनकर दौड़कर चली गई थी, तब से गौरव को यही लग रहा था हो ना हो देविका ने कोई योजना बनाई थी रिशिता की किताबों और लैपटॉप को नुकसान पहुंचाने के लिए। मगर गौरव को सिर्फ उन दोनों की योजना पता थी। रिशिता की योजना जो सफल भी हो गई थी उसके बारे में गौरव या उसके परिवार में किसी को भनक तक नहीं थी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ये सब आपके अपने हैं और आप इनसे अलग होना चाहते हैं। ऐसा भी क्या हो गया या क्या कर लिया उन दोनों ने? रिशिता ने खुद को नॉर्मल दिखाने का पूरा प्रयास किया था जबकि उसके अंदर डर बैठ गया था, क्योंकि जब हम कुछ गलत करते हैं तो भले ही इस दुनिया की नज़रों से छिप जाएं, पर हमारे मन में हमेशा उस झूठ या गलती के सामने आने का डर हमेशा रहता है। भले ही रिशिता ने देविका और सुदेश जी को उनकी चाल का जवाब दिया हो, मगर देविका को चोट पहुंचाने से उसे दुख भी हुआ था। रिशिता के मन में इस बात को लेकर पछतावा भी था। हाँ, ताकि वो दोनों फिर से। गौरव कुछ कहते कहते रुक गया। वो मन ही मन खुद से बात करने लगा। मैं रिशिता को नहीं बता सकता कि मुझे लगता है कि माँ के पैर की चोट बस एक नाटक था जो उसके लैपटॉप और किताबों को खराब कर उसकी पढ़ाई रोकने के लिए था, जो देविका को चोट लगने से सच्चाई में बदल गया। भले ही रिशिता जानती है माँ और देविका इसकी पढ़ाई को पसंद नहीं करती, फिर भी शायद सच्चाई जानकर इसे और दुख पहुँचे। ताकि क्या? रिशिता के सवाल को सुनकर गौरव अपनी सोच से बाहर आया। रिशिता का सवाल सुनकर गौरव को समझ नहीं आया वो उससे क्या कहे। उसने वहाँ रखा पानी का गिलास उठाया और पानी पीने का नाटक करते हुए बात करने लगा, जिसमें उसे रिशिता की नज़रों का सामना ना करना पड़े, ताकि उन दोनों के कारण तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं हो और उन दोनों को भी अपनी गलती का एहसास हो जाए। रिशिता ने किताब का पन्ना पलटते हुए कहा, जबकि पढ़ तो वो भी नहीं रही थी। उसे भी बस गौरव की नज़रों से बचना था। पर आपको मेरे कारण अपने परिवार से अलग नहीं होना चाहिए। आखिर तुम चाहती क्या हो? गौरव इस बार थोड़े गुस्से में बोला, जिसे सुनकर एक बार को रिशिता भी डर गई। कभी कहती हो मैंने क्यों वैशाली के लिए आवाज़ नहीं उठाई, क्यों सही की जगह अपने परिवार का साथ दिया, और अब जब मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, तुम्हारी पढ़ाई और सपनों को पूरा करने में तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, तो अब तुम मुझे पीछे हटने की कह रही हो। मेरा वो मतलब नहीं था। रिशिता ने गौरव का हाथ पकड़ने के लिए और समझाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, फिर कुछ सोचकर अपना हाथ पीछे ले लिया। रिशिता ने पहले अपनी आंखें बंद की, जैसे वो अपनी बात कहने के लिए हिम्मत जुटा रही हो। फिर आंखें खोलकर कहना शुरू किया, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, अगर आपके परिवार को मुझसे कोई परेशानी हो तो मैं नौकरी लगते ही यहाँ से चली जाऊँगी। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, मेरे कारण अपने परिवार से अलग रहने का आपका निर्णय सही नहीं है। रिशिता की बात सुनकर गौरव के हाथ से पानी का गिलास छूटने ही वाला था, तभी उसने फिर से पकड़ लिया, पर इस सब में बचा आधा पानी गौरव की शर्ट पर झलक कर गिर गया। आप ठीक तो हैं? रिशिता ने रुमाल से गौरव का शर्ट साफ करते हुए कहा।
हाँ, गौरव ने ऋषिता का हाथ पकड़कर खुद से दूर कर दिया। बस पानी ठंडा ही था, गरम तेल नहीं जो जल जाऊंगा मैं। ऋषिता गौरव की बात सुनकर उसे हतप्रभ सी देखने लगी और गौरव हवा के झोंके से वहां से चला गया। गौरव को लग रहा था वो ऋषिता से अपनी बहन और माँ का सच छिपा रहा है, जो गलत है। इसलिए वो ऋषिता की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहता था। ऋषिता को लग रहा था वो गौरव से गिलास उसने जानबूझकर तोड़ा, इस बात का सच छिपाकर गलत कर रही है, इसलिए वो वहाँ से जाना चाहती थी। ये रिश्ता एक ऐसे मोड़ पर आ गया था जहाँ से इसका भविष्य क्या होगा समझ पाना मुश्किल लग रहा था। हर्षित वैशाली का घर। वैशाली छत से सूखे कपड़े लेकर जैसे ही कमरे में आई तो हर्षित फ़ोन पर गेम खेल रहा था। उसने एक बार भी वैशाली की ओर नहीं देखा। वैशाली ने एक बार हर्षित को देखा, फिर सिर हिलाकर अलमारी की ओर चली गई। वैशाली ने जैसे ही अलमारी खोली, एक मेंढक उछलकर उस पर आ गिरा। वैशाली चीखकर पीछे हट गई। सारे कपड़े नीचे गिर गए। अच्छा था जो आज घर में सब किसी न किसी काम से बाहर गए थे, नहीं तो वैशाली की चीख सुनकर सब दौड़ कर आ जाते। वैशाली बुत की तरह खड़ी उस मेंढक को देख रही थी। जब उसने कुछ समय तक कोई हलचल नहीं की तो वैशाली ने अपने पैर से अपने पास पड़ा हर्षित की टी-शर्ट उसकी ओर फेंका, फिर भी मेंढक ने हलचल नहीं की। वैशाली धीरे से नीचे बैठ गई और डरते हुए मेंढक की ओर हाथ बढ़ाने लगी। जैसे ही वैशाली ने उसे छुआ, उसे समझ आ गया कि वो नकली है और ये भी कि ये हरकत हर्षित की है, जो पलंग पर बैठा वैशाली को देखकर हंस रहा था। अच्छा, वैशाली ने दरवाज़ा बंद कर लिया और इसके पहले हर्षित कुछ समझ पाता, वैशाली ने तकिया उठाकर उसे मारना शुरू कर दिया। हर्षित ने भी अपने बचाव में दूसरा तकिया उठा लिया और वैशाली से बचाव करने लगा। अचानक हर्षित ने वैशाली को पकड़ अपनी ओर खींच लिया। तकिए की लड़ाई प्रेम में बदल गई और दोनों एक दूसरे में खो गए। तभी दरवाजे की घंटी बजी तो चौंक कर वैशाली हर्षित से अलग हो गई और दरवाज़ा खोलने चली गई। वैशाली के जाने के कुछ समय बाद हर्षित को घंटी की आवाज़ फिर सुनाई दी। वैशाली वो दरवाज़ा, हर्षित कहते हुए जैसे ही बाहर निकला, वैशाली को देखते ही बाकी के शब्द उसके मुंह में रह गए। वैशाली। हर्षित जल्दी से वैशाली के पास जाता है, जो एक दीवार के सहारे अपना सिर पकड़कर बैठी थी। दरवाज़ा। वैशाली ने हर्षित को देखते ही धीरे से कहा। हर्षित जल्दी से खोलने गया, फिर वापस वो वैशाली के पास आ गया। तुम ठीक हो ना? हर्षित ने वैशाली के सिर व गाल पर अपने हाथ से छूकर देखते हुए पूछा। क्या हुआ वैशाली? अनुप्रिया और गौरी शंकर जी दोनों आए थे और वैशाली को इस तरह देख दोनों परेशान हो गए थे। कुछ नहीं माँ, हल्के से चक्कर आ गए थे। वैशाली ने कहा जरूर अनुप्रिया जी से, मगर उसकी नज़र हर्षित पर थी। उसने आंखों ही आंखों में हर्षित को आश्वस्त किया। ठीक है, तुम अंदर जाकर आराम करो। हर्षित, तुम इसे कमरे में लेकर जाओ। अनुप्रिया जी ने जैसे ही हर्षित से कहा, हर्षित वैशाली का हाथ पकड़ कमरे में लेकर चला गया। तुम पहले पानी पी लो, फिर मैं किसी अच्छे डॉक्टर से तुम्हारे लिए मिलने का समय लेता हूँ और जल्दी ही हम दोनों उसे मिलने जाएंगे। इस तरह बार बार तबीयत खराब होना अच्छी बात नहीं होती। हर्षित फ़ोन देखते हुए अपनी ही धुन में बोले जा रहा था। वैशाली पानी का गिलास पकड़े उसे देख रही थी। मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, वैशाली ने धीरे से हर्षित से कहा। कैसे? हर्षित ने वैशाली को देखकर पूछा। और ये क्या, तुमने पानी भी नहीं पिया अभी तक? हर्षित ने गिलास को देखा, जो अभी वैसा ही था। पहले आप मेरी बात तो सुनिए। वैशाली ने गिलास टेबल पर रख दिया। वो मुझे लगता है वो शायद ऐसा लग रहा था जैसे वैशाली को शब्द ही मिल रहे थे। तुम पहले पानी पियो, फिर ठीक से बताओ क्या कह रही हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हर्षित ने वैशाली को फिर से पानी का गिलास पकड़ा दिया। हर्षित, अचानक वैशाली ने कहा और वो हर्षित को देखने लगी। हर्षित उसे पहली बार वैशाली ने उसे नाम से बुलाया था। वो मैं कह रही थी, मेरे वो मिस हो गए हैं। वैशाली ने नज़रें झुकाकर हल्के से कहा। वो। हर्षित ने धीरे से कहा। ठीक है, फिर भी डॉक्टर से तो मिल लेते हैं, हर्षित ने कहा तो वैशाली उसे देखने लगी। हर्षित जैसे ही उठकर जाने लगा, वैशाली पीछे से बोल पड़ी। मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ।
वैशाली की बात सुनते ही हर्षित के हाथ से उसका फ़ोन छूटकर नीचे गिर गया। हर्षित ने वैशाली को देखा तो वैशाली तकिए को पकड़ उसका कोना तोड़ मरोड़ रही थी। हर्षित ने जल्दी से वैशाली के पास गया, उसे गले से लगा लिया। हम पहले डॉक्टर से मिल लें, फिर उनके पक्का करते ही घर में सबको बता देते हैं, हर्षित ने कहते हुए वैशाली के सिर पर चुंबन अंकित कर दिया। वैशाली ने हर्षित के दोनों हाथ पकड़कर हाँ कहा। हर्षित ने नीचे से अपना फ़ोन उठाया, फिर बाहर जाकर डॉक्टर से बात करने लगा। वैशाली हम अभी जा सकते हैं, हर्षित ने कमरे में आते ही कहा। अभी इतनी जल्दी, वैशाली ने अचानक से कहा और पानी पीने लगी। हर्षित ने वैशाली के हाथ से गिलास लेकर टेबल पर रख दिया, फिर उसका हाथ पकड़ उसकी आंखों में देखने लगा। तुम नर्वस हो? हर्षित ने वैशाली से पूछा तो वैशाली ने हाँ में सिर हिला दिया। हर्षित ने उसे गले से लगा लिया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। कुछ ही समय में वैशाली का मन शांत हो गया। वैशाली ने अस्पताल में हर्षित का हाथ पकड़कर चल रही थी। यहाँ तक उसने घर से लेकर अभी तक हर्षित का हाथ नहीं छोड़ा था। वैशाली को पसीना आ रहा था, वो हल्का हल्का कांप रही थी। हर्षित उसकी स्थिति समझ रहा था, इसलिए उसने वैशाली का हाथ एक बार भी नहीं छोड़ा था। नर्वस वो भी था, पर इस समय वो वैशाली को दिखाना नहीं चाहता था। वैशाली को देखने के बाद डॉक्टर ने कुछ जांच करवाने को कहा। इस पूरे समय हर्षित कभी वैशाली का हाथ पकड़ता, कभी उसके सिर को सहलाता, तो कभी उसे प्यार से पानी पिलाता। वो हर समय वैशाली का ध्यान रख रहा था। इतना बड़ा इंजेक्शन! वैशाली ने इंजेक्शन देखते ही हर्षित का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वैशाली को इंजेक्शन से हमेशा से डर लगता था, बस वो अपना डर कभी गौरव के सामने नहीं बता पाई, हर्षित से छुपा नहीं सकी, क्योंकि जब कोई हमें विश्वास दिला दे वो हमसे प्यार करता है, उसे हमारी परवाह है और वो हर हाल में हमारा साथ देगा, तो हम उसे बड़ी हो या छोटी, हर कमजोरी, हर डर बता सकते हैं। वैशाली, वैशाली तुम यहाँ देखो। हर्षित ने एक हाथ से वैशाली का हाथ पकड़ लिया और एक हाथ से वैशाली का चेहरा अपनी ओर करते हुए नर्स को इंजेक्शन लगाने का इशारा कर दिया। जिसके बाद नर्स ने इंजेक्शन लगाया तो वैशाली ने अपने दूसरे हाथ से बाजू की जगह से हर्षित का हाथ पकड़ लिया। वैशाली के नाखून हर्षित को चुभने लगे थे, पर उस समय हर्षित ने उसे कुछ नहीं कहा। प्रेगनेंसी कन्फर्म, डॉक्टर ने जैसे ही कहा, हर्षित के चेहरे पर खुशी, वैशाली के चेहरे पर डर नजर आने लगा था। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? हर्षित ने बाहर आते ही वैशाली से पूछा, जिसके चेहरे पर डर स्पष्ट रूप से अपनी छाप छोड़ रहा था। वो हर्षित, वो फिर से मेरा बच्चा मुझे छोड़कर, वैशाली बस इतना ही बोल पाई थी। उसका गला भर आया था, उसकी आवाज़ ने उसका साथ देने से जैसे मना कर दिया था और आंसू की बूंदें आंखों से फिसलकर गालों पर बह निकली थी। वो बूंद भी अपना रास्ता तलाश रही थी और वैशाली अपने अतीत में भटकने लगी थी। अतीत कभी ना कभी लौट कर आता है, अपना नकाब बदलकर, अपने दर्द देने का तरीका बदलकर, तो कुछ नए जख्म देने। अतीत का नया रूप, नए जख्म या आपको पूर्ण रूप से तोड़ देते हैं या पूर्ण रूप से मजबूत बना देते हैं। अस्पताल, हर्षित ने अपने आसपास देखा, वहाँ बहुत लोग थे। अस्पताल में बहुत लोग थे, कुछ तो वैशाली को ही देख रहे थे। दोनों इसमें अस्पताल के वेटिंग एरिया में थे। हर्षित ने वैशाली का हाथ पकड़ा और उसे अस्पताल के गार्डन में लेकर गया। गार्डन में इस समय कोई नहीं था। हर्षित ने वैशाली को कसकर सीने से लगा लिया। वैशाली के आंसू हर्षित के शर्ट को भिगो रहे थे। आंसुओं की गर्मी हर्षित अपने सीने पर महसूस कर रहा था। वो एक हाथ से वैशाली के सिर को सहला रहा था। इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ, हर्षित ने वैशाली का सिर सहलाते हुए कहा तो वैशाली ने अपना चेहरा ऊपर कर हर्षित को देखा। वैशाली का काजल आंसुओं के साथ बहकर अपने निशान छोड़ चुका था। आंखें हल्की लाल हो गई थी। तुम यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। हर्षित ने वैशाली को बेंच पर बिठा दिया, खुद वहाँ से चला गया। वैशाली हर्षित को जाते देखती रही। उसके शब्दों ने उसका साथ ही छोड़ दिया। जहाँ मन में कई सवाल थे, वहीं तलब खामोश हो गए थे। मन में अतीत की काली यादें जहरीले नाग की भांति फन उठाए खड़ी होने लगी थी। वैशाली गुमसुम सी बैठी थी। तभी हर्षित वहाँ आ गया।
उसके हाथ में पानी की बोतल थी। हर्षित ने वैशाली को पानी पिलाया, फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर वैशाली के चेहरे को साफ किया, फिर उसका हाथ पकड़कर गाड़ी में बिठाया। इस दौरान दोनों ही चुप से थे। हर्षित बहुत कुछ कहना चाहता था, मगर जगह और समय उसे सही नहीं लग रहे थे। ना वैशाली की मन स्थिति उसे समझाने वाली लग रही थी। कभी कभी कुछ सवालों के जवाब हो या जख्मों का महरम, दोनों ही वक्त के पास होते हैं। हर्षित खामोश रहकर वैशाली को वो वक्त दे रहा था। हर्षित वैशाली का घर। वैशाली कमरे में बैठी थी, तभी हर्षित उसके लिए फल लेकर आता है। वैशाली बिना कुछ कहे मुंह फेर लेती है, तो हर्षित उसके सामने प्लेट लेकर चला जाता है। वैशाली जैसे ही दूसरी ओर मुंह करती है, हर्षित उस ओर भी चला जाता है। मुझे कुछ नहीं खाना, और ये तो बिल्कुल नहीं खाना, वैशाली प्लेट को देखकर कहती है, जिसमें अनार के दाने और सेब रखा हुआ था। अब तुम कब क्या खाओगी ये मैं तय करूँगा। तुमने मना किया ना तो जबरदस्ती खिलाऊंगा भी, कहते हुए हर्षित ने सेब का टुकड़ा वैशाली के मुंह में रख दिया, जिसे खाते समय वैशाली ने कुछ इस तरह से मुंह बनाया जैसे उसके मुंह में हर्षित ने करेला रखा हो। अब से तुम्हें जो भी खाना हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँगा। हर्षित के कहने पर वैशाली ने एक बार उसे देखा, फिर आंखें बंद कर ली। नहीं चाहिए, आज आपने वो खिला दिया जो मुझे पसंद नहीं, वैशाली ने आंखें बंद कर रखते हुए कहा, क्योंकि सेब उसे पसंद नहीं था। आज खास ध्यान रखकर रुसाली और अनुप्रिया जी ने वैशाली की पसंद का खाना बनाया था। माँ, आप दोनों ने अकेले सब कर लिया, मुझे किसी ने बुलाया भी नहीं, वैशाली ने खाने को देखकर शिकायत की। हर्षित ने अस्पताल से आने के बाद वैशाली को कमरे से बाहर भी नहीं जाने दिया था। खाना भी हर्षित की माँ और भाभी कमरे में लेकर आ गए थे। हर्षित ने अस्पताल से आकर अपनी भाभी और माँ को सब बता दिया। सब बहुत खुश थे, मगर इतनी जल्दी वो किसी को कुछ बताना नहीं चाहते थे, इसलिए सब अपनी खुशी को घर में ही मना रहे थे। आज से तुम बस आराम करोगी और अपना ख्याल रखोगी, अनुप्रिया ने वैशाली को सोफे पर बिठाते हुए कहा। जो भी खाने का मन हो मुझसे कहना, खुद से बनाने की मत चली जाना। अब से तुम्हारे साथ कोई और भी जुड़ गया है, इसलिए अपना खास ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है, रुसाली ने वैशाली को खाना परोसते समय कहा, जिसे देखकर वैशाली के मन में दबी पुरानी यादें फिर से सुलग गई, जैसे राख में दबी चिंगारी हवा लगते ही जलने लगी हो। वैशाली को वो समय याद आने लगा जब उसे इसी प्रेम और देखभाल की ज़रूरत थी, परंतु उसे उपेक्षा और ताने मिले, और मिला शारीरिक और मानसिक दबाव, जिसके कारण उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया। वो सारी बातें याद आते ही वैशाली के आंखों में मानो आंसुओं का सैलाब बहने को आतुर होने लगा, परंतु रुसाली और अनुप्रिया जी की उपस्थिति को ध्यान में रखकर वैशाली ने अपनी भावनाओं को काबू में कर लिया। खाना खाने के बाद वैशाली का मूड अच्छा हो गया था। वैशाली को और अच्छा लगे, इसलिए हर्षित उसके सिर पर हल्की थपकी देकर उसे सुला रहा था। दोनों की बातों में प्यार और शिकायत दोनों ही थे। तुम्हें जो पसंद है उसके अलावा जो तुम्हारी सेहत के लिए सही है वो भी तुम्हें खाना होगा। और फिर कहते कहते हर्षित रुक गया, जब उसे लगा वैशाली सो गई है। हर्षित ने वैशाली के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, फिर उसे देखते हुए भी वो सो गया। हर्षित, हर्षित उठो, हर्षित, रात के 2 बजे हैं। वैशाली हर्षित को उठा रही थी। क्या हुआ वैशाली? हर्षित नींद की खुमारी में था, उसकी आंखें भी नहीं खुल रही थी, इसलिए वो वैशाली से पूछने के बाद फिर सो गया था। हर्षित, वैशाली ने हर्षित को बुरी तरह से हिला दिया, जिसके कारण वो झटके से उठ गया। भूकंप आ गया क्या? हर्षित ने अपने हाथों से आंखों को मसलते हुए वैशाली से पूछा। मुझे कुछ खाना है, वैशाली ने हर्षित के बालों को ठीक करते हुए कहा, जो सोने से बिगड़ गए थे। क्या खाना है बताओ, मैं रसोई से लेकर आता हूँ। हर्षित अब बोलते समय उबासियाँ ले रहा था। कुछ भी, वैशाली ने मासूमियत से कहा। कुछ भी मतलब? हर्षित ने आश्चर्य से वैशाली को देखा। कुछ तो खाना होगा, कुछ नहीं तो स्वाद तो पता होगा, खट्टा मीठा या तीखा, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस भूख लगी है और कुछ खाना है। वैशाली ने कहते समय हर्षित को ऐसे देखा जैसे वो अंतर्यामी हो और उसके मन की दुविधा को एक पल में समाप्त कर देगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।